गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 प्रकाश संश्लेषण। उस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से देखा था कि किस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण है जो होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो इसकी चक्रीय और अचक्रीय जो प्रक्रियाएं हैं उसको हमने एकदम अच्छे से लास्ट वीडियो में देखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो दो चरणों में पूरा होता है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक जो अभिक्रिया है उसके भी दो चरण होते हैं। एक हमने देखा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा हमने देखा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसको इस तरीके से जेड स्कीम के रूप में हमने देखा था, जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, है ना, हरित लवक का जो गिरना पार्ट है, गिरना में भी हमने देखा था थैलेकॉइड, वहां पर प्रकाश को अवशोषित करके और पेड़ पौधे अपने लिए क्या बनाते हैं दिन के समय, वो बनाते हैं एटीपी और NADPH2। तो इस जेड स्कीम को करने के बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से आगे इसको यूटिलाइज किया जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। कहां यूज किया जाता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं? इसको C3 चक्र कहते हैं। हमने देखा कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एटीपी और NADPH2 का निर्माण किया जाता है उनको यहां पर यूज किया जाता है। जैसे यहां पर एटीपी का यूज कर लिया जाता है, ठीक है, और इसी दौरान इनके बीच बीच में जहां जहां इनकी नीड रहती है वहां NADPH का निर्माण यूज जो है वो कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण का जो पहला चरण है, जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, है ना, सनलाइट का यूज करके प्लांट्स जो हैं, पादप जो हैं, वो अपने लिए क्या बनाते हैं? एटीपी और NADPH2। एटीपी जो है उसको अगर आपको याद हो तो इसको स्वांगीकारी ऊर्जा कहते हैं, और जबकि NADPH2 को क्या कहते हैं? अपचायक शक्ति कहते हैं, जिनको यहां पर यूज करके, है ना, यहां पर यूज करके कहां पर? हरित लवक के पीठिका वाले भाग यानी कि स्ट्रोमा में उसको यूज किया जाता है। कैसे? कि स्ट्रोमा में जितने भी प्रकार के एंजाइम हैं, है ना, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे मौजूद होते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ना, पूरा क्या नाम है? राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये पादपों में पाए जाने वाला एक सर्वाधिक एंजाइम है ना, जो कि सूर्य के प्रकाश के दौरान यूज करने के दौरान जो एटीपी और NADPH2 बने हैं और CO2 का उपयोग करवा करके क्या बना लेता है? एक कंप्लीट जो है स्ट्रॉन्ग जो कंपाउंड है PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है। और ये साइक्लिक जो प्रोसीजर है जो हमने बड़े ही अच्छे से इसको देखा है, कि इसको C3 चक्कर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको C3 चक्कर? कारण कि इस दौरान जो बनने वाला पहला स्थायी जो यौगिक है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको C3 चक्कर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चक्कर के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से एटीपी और NADPH2 का उपयोग करके फाइनली जो पेड़ पौधे हैं वो अपने लिए क्या बनाते हैं? शर्करा यानी कि ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को आगे स्टार्च के रूप में, स्टोर्ड फूड के रूप में पादप अपने अंदर रख लेते हैं और समय समय पर इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आज हम बात कर रहे हैं कि इस दौरान, है ना, यहां तक तो हमने बात की थी C3, उसके बाद में हमने देखा कि C4 जो साइकिल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से नया एंजाइम, है ना, एक अलग प्रकार का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेप्को। क्या कहते हैं दोस्तों? पेप्को। इसको अगर अंग्रेजी में लिखे इसको पेप्केज भी कहा जाता है ना। तो उसका पूरा क्या नाम है? फॉस्फो
इनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये वो एंजाइम है जो कि कुछ विशेष प्रकार के जो पौधे हैं उन पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, है ना, उसका स्थिरीकरण करके और अपने लिए भोजन बनाते हैं। इसमें मुख्य चीज क्या है दोस्तों कि इसमें भी C3 की तरह जो पहला स्थायी यौगिक है ना, परमानेंट जो कंपाउंड बनता है, फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो आपके 4 कार्बन का होने की वजह से इसको C4 चक्कर कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों साइंटिस्ट हेज और सेलेक नामक साइंटिस्ट ने, है ना। तो इसको इनके नाम से हेज और सेलेक चक्कर भी कहते हैं। ये विशेष प्रकार के जो पौधे होते हैं जैसे गन्ना वगैरह, है ना, तो उनके अंदर ये चक्कर पाया जाता है, जिसमें हमने देखा था दोस्तों कि इसमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण के दोनों चरण, है ना, कितने, दोनों जो चरण है, फर्स्ट इसकी जो लाइट रिएक्शन है और दूसरी इसकी जो डार्क रिएक्शन है, दोनों डिफरेंट सेल्स में कंप्लीट होती है ना। लाइट रिएक्शन जो है वो दोस्तों इसकी मेसोफिल जो सेल्स है ना, पर्ण मध्योतक जो कोशिका है उसमें कंप्लीट होती है। तो लाइट रिएक्शन किसमें होती है? मेसोफिल जो सेल्स है उसमें कंप्लीट होती है। अब सेकंड जो स्टेप है कौन सा? डार्क रिएक्शन, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। उसके लिए इनके कंपाउंड को कहां जाना होता है? इनके कंपाउंड को जाना होता है दोस्तों बंडल शीथ सेल में। कहां जाना होता है? बंडल शीथ, यानी कि पूलासन कोशिका। तो ये डार्क रिएक्शन जो है वो आपके बंडल शीथ जो सेल है उस बंडल शीथ सेल में पूरी होती है। ये इनकी C4 प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक चीज और कि ये वो पौधे हैं जो कम CO2 की मात्रा होती है। कई बार अगर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो अगर कम हो भी जाए तब भी ये अपना जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करते हैं, बट C3 वाले पौधे ऐसा नहीं कर पाते। और बात करें, ये ऐसे पौधे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस मैक्सिमम टेम्परेचर में भी ये अपने जो प्रोसीजर है ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया को वो ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के C3 प्लांट की तुलना में ये मोर एडवांस होते हैं और ज्यादा स्थायी प्रकार के पौधे कहलाते हैं। तो इनको हमने बड़े अच्छे से इसको देखा था। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इनमें अंतर। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जामों में इसको पूछा गया है कि C3 और C4 पौधों में अंतर बताइए, है ना। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो C3 चक्र और C4 चक्र पढ़ा हुआ है। तो बेटा बहुत सिंपल है कि जिस पौधों में, है ना, जिस पौधे में जो चक्र पाया जाता है, समझ रहे हो बात को, जिस भी पौधे में जिस प्रकार का चक्र पाया जाता है उन पौधों को उन्हीं के नाम से पुकारा या पहचाना जाता है। जैसे यहां लिखा है C3 पौधे, तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि ये वो पादप हैं जिनमें C3 चक्र पाया जाता है ना। तो ये वो प्लांट जो है जिसमें क्या होता है भी C3 जो चक्र है वो C3 चक्र इनके अंदर प्रेजेंट यानी कि पाया जाता है। तो दोस्तों इस टेबल को करने से पहले आपको C3 C4 चक्र एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और हमने लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि आपको इसको फिल करना है। तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए इनके टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करें कि कौन सी जो कोशिका है ना, वह कोशिका प्रकार जिसमें कैल्विन चक्र संपन्न होता है। अब कैल्विन चक्र क्या होता है दोस्तों? कैल्विन चक्र को आप C3 चक्र कह सकते हो, है ना, क्योंकि इसकी खोज कैल्विन तथा बेंसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो इनको कैल्विन चक्र के नाम से या C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, C3 जो पौधे हैं यानी कि C3 जो जिनमें चक्र प्रेजेंट होता है उनमें ध्यान रखना दोस्तों, पर्ण जो मध्योतक है ना, पर्ण मध्योतक यानी कि मेसोफिल जो कोशिका है और मेसोफिल के अंदर
कंप्लीट जो प्रोसीजर है, कौन सा, प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों पाई जाती है ना। तो यहां बात करें तो इसमें अपन कह सकते हैं मिजोफिल, है ना, मिजोफिल जो कोशिकाएं हैं यानी कि पर्ण मध्योतक। लेकिन आपको याद है अच्छे से कि C4 जो पौधे हैं उनमें कौन सा चक्र होता है दोस्तों, उसमें होता है C4 चक्र पाया जाता है ना। और C4 चक्र कहते ही दोस्तों दिमाग में अपने एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि इसमें दो प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती है ना साथियों। एक जो कि पर्ण मध्योतक कहलाती है और दूसरी पूल आच्छन्न जो कोशिकाएं जिसको कहते हैं दोस्तों बंडल सी सेल। और याद करें दोस्तों हमने बात की थी कि इनमें विशेष प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है माला की तरह ना, माला में जिस प्रकार से मोती होते हैं उस प्रकार से इनकी विशेष अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। हाँ वेरी गुड, इसको कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो दोस्तों वह कोशिका जिसमें कैल्विन चक्र संपन्न होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अपने जो C4 पौधे की बात करें तो उसमें दोनों प्रकार की जो कोशिका है वो पार्टिसिपेट करती है। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों के नाम लिख दें और वरना ब्रैकेट में करके लिख दें दोनों प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं सेकंड नंबर, वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन जो प्रतिक्रिया है वो घटित होती है। तो दोस्तों यहां किसकी बात की जा रही है, यहां की जा रही है कि प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन, किस चीज को दोस्तों, प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन जो है वो जुड़ता जो है ना, कार्बन जुड़ने की जो प्रक्रिया है, CO2 के ऐड होने की जो प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए C3 में कब होता है, C3 में तो अगेन वही है कि इसमें तो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे C4 के अंदर। तो C4 के अंदर जो कार्बन जो जुड़ता है ना, कार्बन को जोड़ने के लिए जो कोशिकाएं हैं उसमें कौन सी है, उसमें आपके मेसोफिल प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती है। राइट, चलो फिर बात करें थर्ड नंबर, एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है जो CO2 का यौगिकरण करती है। तो दोस्तों ये वापस से वही चीज है, कैसे, तो देखिए इसमें देखिए एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है जो CO2 का यौगिकीकरण, यौगिकीकरण का मतलब होता है स्थिरीकरण, उसको फिक्सेशन करने के लिए। तो देखिए एक पर्ण मध्योतक, दो पूलाक्षण एवं पर्ण मध्योतक, तीन पूलाक्षण, पैलिसेड, स्पंजी। तो देखिए दोस्तों C3 की अगर बात करें तो C3 में दोस्तों आपको पता है कि इनमें खंभ ऊतक और स्पंज जो पर्ण मध्योतक है वो पाई जाती है। मेरे को कंप्लीट दोस्तों को पूरा विश्वास है मुझे कि आपको एकदम अच्छे से वो डायग्राम याद है जो हमने लीफ के स्ट्रक्चर में बात की थी कि एक लीफ जो है ना, पत्ती में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, खंभ ऊतक और स्पंज ऊतक। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ये आपके C3 प्रकार के जो पौधे हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, बात करें C4 के अंदर, तो C4 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो यौगिकीकरण है वो कौन करता है दोस्तों, वो आपके पर्ण मध्योतक के साथ साथ में पूलाक्षण जो कोशिकाएं हैं ये दोनों एक यूनिट के रूप में पार्टिसिपेट करती है। चलो फिर बात करें फोर्थ नंबर, CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, यानी कि दोस्तों वह यौगिक जो CO2 को अपने साथ ऐड करता है ना, और एक स्थायी यौगिक का निर्माण करता है। तो देखिए कौन सा होगा, एक तो है दोस्तों इसमें RUBP है ना, एक है इसमें PEP और एक है इसमें दोस्तों PGA। तो देखो दोस्तों PGA तो होगा नहीं क्योंकि PGA तो बाद में बनता है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें अगर बात करें तो C3 में होता है आपके RUBP है ना, राइबोलोज बाई फॉस्फेट। ठीक है, यानी कि राइबोलोज 1,3 डाई जो फॉस्फेट है उसको शॉर्ट में RUBP कहते हैं। ये वो यौगिक है जो CO2 को अपने साथ ऐड करके और PGA बनाता है। राइट, तो बात करें C4 के अंदर, C4 के अंदर दोस्तों क्या होता है, फॉस्फोइनोल
पाइरुवेट, यानी कि पीईपी। तो फॉस्फोइनोल आप पाइरुवेट कहते हैं या फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल कहते हैं, एक ही बात है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है पीईपी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 5th नंबर। प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या के कार्बन होते हैं? हाँ, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो CO2 का जो ग्राही है ना, उसमें कितने कार्बन है, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये जो आरयूबीपी है, आरयूबीपी में अगर आपको चक्कर याद है तो हमने बात की थी, ये 5 कार्बन का एक यौगिक है, राइट। इसी तरीके से जो पीईपी है ना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो दोस्तों इसको आप ट्रिक से याद करना चाहे तो ऐसे याद कर लें कि भाई पीईपी में डिजिट कितने आ रहे हैं? 3। तो ये 3 कार्बन का आपके कंपाउंड है। याद करें, पीईपी प्लस CO2 ये मिलकर के 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाता है ना, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, राइट। तो ये होता है आपके 5 कार्बन वाला और ये होते हैं आपके 3 कार्बन वाले। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 6 नंबर, कि जब CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है ना, CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? तो दोस्तों ये तो बहुत इजी है, हमें बताया है कि जो प्राथमिक उत्पाद है वो ही क्या होता है, वो क्या होता है आपके स्थायी होता है ना, स्थायी उत्पाद होता है। और इसी स्थायी उत्पाद के आधार पर ही, इसी स्थायी उत्पाद के आधार पर तो ये लोग ये चक्र पहचाना जाता है ना। क्या देखिए, तो इसमें प्राथमिक उत्पाद कौन सा? एक तो है पीजीए, किसमें दोस्तों? C3 पौधे में, तो ये हो गया आपके पीजीए, राइट। और C4 में अभी हमने बात की थी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यानी कि OAA, और फॉस्फो है ना ग्लाइकोलेट जो कह सकते हो, या पीजीए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल। तो ये होता है आपके पीजीए। उसके बाद में बात करें 7 नंबर, CO2 स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन है? तो ये भी वापस से इसी का ही दूसरा रूप है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन पूछा है और इसमें पूछा है कि कौन सा उत्पाद है। तो उत्पाद हो गया आपके पीजीए फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, और इसमें ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, राइट। अब इसमें कार्बन की संख्या जो इसका पहचान है कितने होते हैं? इसमें होते हैं दोस्तों, कार्बन की संख्या आपकी होती है 3, और जबकि इसमें कार्बन की संख्या होती है दोस्तों आपके 4। और यही कारण है कि हम इनको C3 चक्र के रूप में पहचानते हैं और इसको दोस्तों C4 चक्र के रूप में पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के स्थिरीकरण के दौरान जिस स्थायी उत्पाद में कितने कार्बन है ना, उस स्थायी उत्पाद में कितने कार्बन है उसके नाम से हम इस चक्र को भी पहचानते हैं। इसे C3 चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनने वाला जो प्राथमिक जो उत्पाद है उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है वो कितने होते हैं दोस्तों? 3। इसी तरीके से C4 पौधों में C4 चक्र पाया जाता है। C4 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो अंतर है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत इजी है और दोस्तों मेरी पूरी इसमें है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा कि C3 और C4 पौधों में अंतर बताइए या C3 चक्कर और C4 चक्कर में अंतर बताइए। तो आपको बस इसको अच्छे से देखना है कि पूछा क्या गया है। तो अगर C3 चक्कर के बारे में पूछे कि C3 और C4 चक्कर में अंतर बताइए, तो आपको एक लाइन को ऊपर नीचे करना है। बस क्या करना है, इसमें क्या लिखोगे कि ऐसे पादप जिनमें C3 चक्कर पाया जाता है तो उनको C4 पौधे C3 पौधे कहते हैं और इनको C4 पौधे कहते हैं। बस एक ही लाइन को ऊपर नीचे करना है। लेकिन अमूमन एग्जाम में इसी से ही क्लिक किया जाता है कि C3 और C4 पादपों में या पौधों में अंतर बताइए। A difference between C3 plants and C4 plant, राइट। चलो अब इसी की और आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट 8 नंबर हम बात कर रहे हैं कि क्या पौधों में रुबिस्को होता है। तो दोस्तों ये रुबिस्को है कौन? रुबिस्को एक एंजाइम है ना। पूरा क्या नाम है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट
कार्बोक्सिलेज, सी को शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को कहते हैं। तो दोस्तों यहां हम बात किसकी कर रहे थे, C3 पौधे और ये C4 पौधे, है ना। तो देखिए क्या पौधे में रुबिस्को एंजाइम होता है, हाँ एकदम होता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या चक्कर इसके अपसेंस में चक्कर फुटना होगा, तो ये होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तो पाया जाता है। अब बात करें C4 के अंदर, तो दोस्तों अगर आपको याद है कि C4 पादपों में भी C3 चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है, तो इनके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अब्सेंट हो, तो ये रेयर जो प्लांट्स होते हैं उनमें है, लेकिन अमूमन जो जितने भी पौधे हैं उनमें ये आपके रुबिस्को पाया जाता है। 9 नंबर बात करें, क्या पौधे में पेपकेस, अब देखिए दोस्तों इसको पेपकेस कहा गया है ना। पूरा क्या नाम है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो पेपकेस, इसको आप पेपको भी कह सकते हो ना, शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो इसको आप पेपको करके भी याद कर सकते हैं। क्योंकि अपने सिलेबस में पेपकेस दे रखा है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। C4 जो पादप है उनके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम शॉर्ट फॉर्म में पेपकेस कहते हैं। तो C3 पौधों में होता है क्या दोस्तों, नहीं होता, कि C4 जो पौधे हैं उनमें पाया जाता है। क्लियर, चलो देन 10 नंबर पर बात करें, पौधे में किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है। देखो दोस्तों, रुबिस्को किस कोशिका में होगा, जिस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कंप्लीट होती है, राइट। तो आप बताएं कि C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है वो 2 अलग अलग कोशिकाओं में होता है या केवल एक भी होता है, राइट, यानी कि पर्ण मध्योतक। तो अपने यहां बात करते हैं मेसोफिल। तो ये मेसोफिल प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि पर्ण मध्योतक, तो इस पर्ण मध्योतक प्रकार की कोशिका में ये रुबिस्को पाया जाता है। जबकि इनमें ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर पुल आच्छन्न और पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर ये पाया जाता है। तो इसमें आप इसमें कह सकते हो पुल आच्छन्न कोशिकाएं। चलो नेक्स्ट बात करें 11 नंबर। यहां ऐसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान रखना दोस्तों, कि उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 के यौगीकरण की दर क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। किसका, C3 और C4 पौधे में एक अंतर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, क्या होता है, मैं बात करूं C3 पौधों में, तो C3 पौधों में जब कभी भी अचानक से या किसी भी फैक्टर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि CO2 का जो यौगीकरण है वो इसमें क्या हो जाता है, वो इसमें निम्न हो जाता है। क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में एक चक्र है, उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, जो कि हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें इसकी जो दर है वो दर कम हो जाती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं रहता, तो इसमें आपके उच्च ही स्थिति में बना रहता है। कारण कि जो C4 पौधे हैं, उन C4 पौधों में प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। यही कारण है कि इनकी दक्षता जो है ना, प्रोडक्टिविटी जो है वो C3 की तुलना में ज्यादा होती है। चलो नेक्स्ट बात करें, क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है। निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण, देखिए जिसकी अभी हम चर्चा की थी ना, फोटो रेस्पिरेशन, तो वो होता है। तो देखिए इसके अंदर बात करें कि इनके अंदर अगर प्रकाश निम्न है ना, निम्न प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश जो शोषण है वो क्या हो जाता है कि निम्न कभी कभी हो भी सकता है ना, बट इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर इसका जो मान है वो लगातार मेंटेन रहता है C4 के अंदर। 13 नंबर पर बात करें, क्या उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की हाई जो रेट होती है ना, टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो उस समय इसके अंदर तो मेंटेन रहता है, लेकिन इसके अंदर तो ये पाया नहीं जाता, राइट। चलो
14 नंबर पर बात करें, क्या निम्न CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होगा? एकदम होगा, इसमें तो पाया जाता है, जबकि इसके अंदर नगण्य या नहीं पाया जाता। 15 नंबर पर बात करें, क्या उच्च CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होगा? नहीं, इसमें तो खैर होता ही नहीं है, और इसमें भी नहीं होगा। अगर CO2 की मात्रा अगर अच्छी खासी है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। देन 16 नंबर पर बात करें, एक टेम्परेचर जो है जिस पर हेल्दी ऑप्टिमम जो रेंज है जिस पर ये अच्छे से वर्क करते हैं, तो इनमें होता है दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये ऐसे पौधे हैं जो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर भी वर्क करते हैं। यानी कि प्रकाश श्वसन की जो क्रियाविधि है वो हाई टेम्परेचर में भी C4 जो पौधे हैं वो मेंटेन रखते हैं, जबकि C3 जो पौधे हैं वो धीरे धीरे जो है वो मुरझा जाते हैं। देन इसमें बात करें कि उदाहरण तो आप किसी को भी कह सकते हो, है ना, जो C3 जो पौधे हैं इनको छोड़ करके, जैसे गन्ना है, यूफोर्बिया है ना, अधिपादप है, तो वो इनके अंदर पाए जाते हैं। उनके अलावा सामान्य जो पौधे हैं जैसे आप गेहूं, चावल आदि, तो वो इनको आप यहाँ देख सकते हो, पीपल वगैरह। तो ये दोस्तों आपके होता है C3 और C4 पादपों में अंतर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें 17 अंतर है। 17 में से आप जितने ज्यादा याद कर सकते हैं उनको अच्छे से याद करना है। एटलीस्ट कम से कम अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें कम से कम 8 जो पॉइंट है, 8-10 पॉइंट उसको यहां फिल करना होता है। तो इस पूरे टॉपिक में जो जो आपको बहुत अच्छे से याद रहे उनको आपको एकदम से याद करना है, राइट। चलो अब दोस्तों आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश श्वसन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में पूछा गया होता है कि भाई प्रकाश श्वसन है क्या। प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है प्रकाश और एक शब्द बना हुआ है श्वसन। अब ये है क्या? देखिए, पहले मैं श्वसन की बात करता हूं। देखिए, श्वसन में होता क्या है, श्वसन में जो भी कार्बनिक पदार्थ है ना, श्वसन में जो भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक जो पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण होता है। अब ये कैसे होता है दोस्तों, हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे। आप अभी फिलहाल इतना ही समझें कि श्वसन एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि मैं यूं कह दूं हमारा जो भी भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है ना, जो भी हमने खाया है, और अगर डिटेल में बताऊं तो ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, तो इस भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करके इसको तोड़ा जाता है ना। तो श्वसन में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा बनती है, भी ऊर्जा बनती है। क्या होता है दोस्तों, जिससे ऊर्जा बनती है या प्राप्त होती है, राइट। अब बात करते हैं प्रकाश श्वसन की। दोस्तों ये वो अभिक्रिया है ना, ये वो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया में या यूं कहूं इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण तो होता है, ऑक्सीकरण तो होता है, परंतु श्वसन की भांति, श्वसन क्रिया की भांति, श्वसन प्रक्रिया की भांति ऊर्जा नहीं बनती, ऊर्जा नहीं बनती
या ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, तो आप कैसे भी कर सकते, ऊर्जा नहीं बनती। तो दोस्तों क्या चीज समझ में आई कि ये वो अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण तो हो रहा है ना, कार्बनिक पदार्थ टूट तो रहा है, लेकिन ऊर्जा जो है वो नहीं बनती, यानी कि एक प्रकार की वेस्ट अभिक्रिया होती है। इसको निम्नकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये तो होगी इसकी दोस्तों डेफिनेशन कि किसे कहते हैं कि प्रकाश शोषण के अंदर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता, ऊर्जा नहीं बनती। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी बात करें। देखिए, जब वातावरण में CO2 की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कम हो जाती है, या ऑक्सीजन की सांद्रता, ठीक है दोस्तों, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, तो CO2 की सांद्रता कम या ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, उस समय रुबिस्को एंजाइम, देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तुलना में ना, कार्बोक्सिलेज के स्थान पर ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है ना, ऑक्सीलेज या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कह दीजिए या ऑक्सीडेज एंजाइम का कार्य करता है, जिससे RUBP यानी कि रेगुलर बाइफॉस्फेट CO2 के स्थान पर O2 के साथ बंध बना लेता है, जिससे PGA के स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो कार्बन वाला ग्लाइकोलेट, दो कार्बन वाला पदार्थ, दो कार्बन वाला यौगिक, जिसे ग्लाइकोलेट कहते हैं, बनाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी कि जो सांद्रता है ना, सांद्रता जो है वो क्या हो जाती है, या तो कम हो गई, या फिर ऑक्सीजन की जो सांद्रता है यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन रही हो, कुल मिलाकर के रुबिस्को जो एंजाइम है, क्या नाम है, रेगुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, तो ये कार्बोक्सिलेज का जो फंक्शन है वो ये बंद कर देता है, और इसका नेचर हो जाता है ऑक्सीडेज एंजाइम की भांति, यानी कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ना जोड़ करके ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, जिससे क्या होता है कि दो कार्बन का एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को कहते हैं दोस्तों ग्लाइकोलेट। और यही कारण है कि इसको, है ना, इसको और क्या नाम से पुकारा जाता है, इसको ग्लाइकोलेट चक्कर बनाता है। इसलिए प्रकाश
श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन को C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि C2 चक्र किसे कहते हैं या ग्लाइकोलेट चक्र कब बनता है या कब शुरू होता है और किसके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल C3 जो पौधे हैं, है ना, C3 जो पौधे हैं, C3 पौधे या पौधों में पाया जाता है, जिससे इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उत्पादकता, है ना, प्रकाश संश्लेषण की उत्पादकता कम हो जाती है, कम हो जाती है। अतः इसे निम्नकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्नकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये है दोस्तों आपका एक छोटा सा टॉपिक था, ग्लाइकोलेट चक्र या प्रकाश श्वसन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं कि श्वसन की भांति, है ना, देखिए श्वसन की जो एक प्रक्रिया होती है कि श्वसन के अंदर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण होने से दोस्तों उसमें ऊर्जा बनेगी। लेकिन ये वो अभिक्रिया है जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैसे ही CO2 की मात्रा अचानक से कम हो जाती है या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, उस वक्त ये स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण तो होगा लेकिन उसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके प्रकाश श्वसन, जिसको और क्या कहते हैं, इसको ग्लाइकोलेट चक्र और C2 चक्र भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे इस चैप्टर का आखिरी जो पॉइंट है उसके ऊपर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई बार क्या है कि इस पूरे चैप्टर में से इस टॉपिक को क्लिक कर लिया जाता है। क्या है ये है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए दोस्तों, एक पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो स्मूथली ऑप्टिमम रेंज में लगातार चलता रहे, उसके लिए कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो निर्भर करते हैं, है ना। तो उसमें अगर सबसे पहले बात करें तो प्रकाश की तीव्रता। अगर एक ऑप्टिमम रेंज में पौधे को प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण अपने हेल्दी वे में चलता रहेगा और उत्पाद बनते रहेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए दोस्तों कि प्रकाश की जो मात्रा है ना, प्रकाश की जो मात्रा है अगर सडनली बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, उत्पादकता क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाती है। क्योंकि अत्यधिक तापमान पर दोस्तों ध्यान रखना, C3 के जो पौधे हैं, है ना, उसमें एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी जो दर है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ हम कौन सा प्रकाश दे रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे याद करें दोस्तों कि लाल और जो नीला प्रकाश है, लाल और नीला प्रकाश में है ना, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा, जबकि हरे में, है ना, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों, आपके मिनिमम यानी कि कम हो जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों जल, तो जल की भी अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए। अगर पानी बहुत कम मात्रा में है या बहुत ज्यादा है तब भी प्रकाश संश्लेषण इसको इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमने बात की CO2 की मात्रा, जो जस्ट अभी हमने बात की है कि CO2 की मात्रा अगर कम हो जाती है तो C3 जो पौधे हैं उनमें ये प्रकाश शोषण के रूप में एक निम्नकारी जो अभिक्रिया वो स्टार्ट हो जाती है। इसी क्रम में दोस्तों ऑक्सीजन की सांद्रता, तो अगर ऑक्सीजन की भी सांद्रता अगर कम ज्यादा हो रही है तो वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। और दोस्तों इन सब के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं और चर्चा करूंगा। एक वैज्ञानिक है ब्लैकमैन है ना, तो यहां ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम, इसको लिमिटेड फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं ना, तो ये है क्या उसके ऊपर चर्चा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार आपको पूरे चैप्टर में से इसके थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर कि ब्लैकमैन का सीमाकारी या लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ब्लैकमैन ने क्या कहा था कि प्रकाश संश्लेषण को जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, या यूं कहूं कि प्रकाश संश्लेषण जिन जिन वजह से स्मूथली चलता है उनमें जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए CO2 की मात्रा कम है, यहां उदाहरण लें अगर कि CO2 भी कम है, CO2 की मात्रा कम और ऑक्सीजन की भी मात्रा क्या है, कम है, तो दोनों की मात्रा कम है। फिर यहां देखा जाता है दोस्तों दोनों में से सबसे कम कौन है। मान लीजिए ये जो है ये सबसे कम है, तो दोस्तों CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करेगा। बात समझ में दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में जिसकी मात्रा कम होती है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। अब दोनों ही कम है, दोनों में से और कम कौन है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, और इसी को लिमिटेड फैक्टर थ्योरी या सीमाकारी कारकों का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर के जो वीडियो है इनको एकदम अच्छे से देखें। कहीं पर भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।